हेलो बच्चों, माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी नेवी और एयरफोर्स के लिए। इससे पहले हम एनएलएम तक के चैप्टर कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वर्क के बारे में। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्टली वर्क है क्या। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ यहाँ क्या है, एफ है आपके पास फोर्स, एस यहाँ क्या है, एस है आपके पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट, और थीटा यहाँ क्या है, थीटा है एंगल। किस किस के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, एफ हो गया फोर्स, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, यदि मैं इसे स्केलर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, W बराबर एफ डॉट एस। अब जो कि यहाँ डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्या आता है इसकी यूनिट। यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है, मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। ये इसकी कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट है आपके पास। अच्छा, न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइन, और मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर। और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग। ये कौन सी यूनिट है इसकी, सीजीएस यूनिट है। दोनों में रिलेशन क्या है, जूल और अर्ग में। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो एक न्यूटन मीटर को यदि मैं डाइन सेंटीमीटर बदलूं तो 10 की पावर 5, तो यहां से बन गया न्यूटन को डाइन बदलने पर, और मीटर का बन गया 100 सेंटीमीटर, और यहां आ गया डाइन सेंटीमीटर। न्यूटन को लिखा मैंने 10 की पावर 5 डाइन, और मीटर को लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 10 की पावर 7। और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, या एक जूल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कई बार लिखा जाता है आपके पास कि 1 केजी मीटर, ऐसा भी आपको लिखा मिल जाएगा। 1 केजी मीटर क्या मतलब है कि 1 केजी में कितना फोर्स होता है। तो आपको याद हो तो 1 केजी वेट किसके बराबर होता है, तो 1 केजी वेट बराबर होता है mg के। m कितना 1, g कितना 9.8, तो कितना हो गया 9.8 न्यूटन। और एक मीटर, तो न्यूटन मीटर, ये क्या बन गया, जूल। तो मतलब 1 केजी मीटर किसके बराबर होता है, 9.8 जूल के बराबर होता है। ठीक है, फिर एक आता है 1 ग्राम सेंटीमीटर। अब 1 ग्राम की बात करें तो ये तो हो गया 1 ग्राम, और इसको 9.8 की जगह सेंटीमीटर लिखो तो कितना आएगा 980। तो ये कितना आएगा 980 अर्ग। तो ये 4 यूनिट है किसकी, वर्क की। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ वर्क। तो डायमेंशन यदि हम निकालें तो डायमेंशन क्या होगी बेटा, कि देखो न्यूटन की डायमेंशन क्या थी, m1 l1 t-2, और मीटर की क्या थी, l1। तो फाइनल डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m1 l2 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो यहां से हमें क्या पता चला कि वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक तो ये कि वर्क इज ए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर है, जूल, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। आइए भी आगे और चर्चा करते, देखिए तो सुने। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स कैसे, मतलब कि ऐसा फोर्स हो जो बदल रहा हो। बदल रहा हो मतलब जैसे कि स्प्रिंग का फोर्स, आपने स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचना है आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है F बराबर माइनस के एक्स। के यहां क्या होता है, के यहां होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, x यहां क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके चर्चा हम करेंगे, पहले एक बार को आप इतना याद रखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, L के। L क्या होता है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है,
और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि K1 अपॉन K2 इक्वल टू L2 अपॉन L1, ये होता है। माइनस क्या बता रहा है कि यदि मैं स्प्रिंग को यूं खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगाएगी, इस तरफ। बाकी स्प्रिंग के बारे में चर्चा अपन एसएचएम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमें पढ़ना है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जब एक वेरिएबल फोर्स होता है तो ऐसे केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो W बराबर F इंटू डी एक्स, कहां से लेके कहां तक, x1 से लेके x2 तक। ठीक है, W बराबर F इंटू डी एक्स फ्रॉम वेयर, x1 से लेके x2 तक। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए कि बोला गया एक फोर्स F बराबर 3x इज वर्किंग या इज डिस्प्लेस अ बॉडी, एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, ए बॉडी कहां से कहां, फ्रॉम x बराबर 2 टू x बराबर 4। कहा गया फाइंड द वर्क, तो ऐसे में वर्क कैसे निकालेंगे, तो W बराबर F का क्या है 3x इंटू डी एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, तो 2 से कहां तक 4 तक, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और सुने, यदि स्प्रिंग के लिए बात की जाती तो इसमें लिखते हम सो वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग, कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2। स्प्रिंग को x1 से x2 तक खींचने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखिए इस फॉर्मूले को हम यहां रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये वर्क किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यदि x1 0 हो जाए, ये लिख देते हैं, दिस वर्क विल स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आगे अपना पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। यदि x1 0 हो जाए और x2 x हो जाए, तो ऐसे में क्या फॉर्मूला आएगा अपने पास स्प्रिंग का, तो देखिए, तो ऐसे में फॉर्मूला आएगा W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि k का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो k स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, f स्क्वायर। देखो k का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, k स्क्वायर एक्स क्या होता है f स्क्वायर, क्योंकि f बराबर क्या था kx। ठीक है, अच्छा, तो ये है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स F इंटू डी एक्स। ऐसा फोर्स जो किस पर डिपेंड कर रहा हो, x पर डिपेंड कर रहा हो। एक नोट ध्यान देने वाली क्या बात है, नोट सुने कि एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व एफएस कर्व, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व किसको बताता है, डिनोट्स द वर्क डन बाय ए फोर्स। ठीक है, एफ और एस के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा उसका जो एरिया होगा वो आपको किसके बारे में बताएगा, वर्क डन के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ही, वर्क के अंदर ही अपने आगे चर्चा करते हैं क्या, टाइप ऑफ वर्क, कितने तरह का वर्क होता है। तो देखिए टाइप ऑफ वर्क क्या है, सुने, टाइप ऑफ वर्क, टाइप वर्क का टाइप जो है वो 3 तरीके से बांटा गया है, और वो भी किसके बिहाफ पे, एंगल के कारण। देखो सबसे पहला होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, तो पॉजिटिव वर्क होता है जब थीटा 0 से लेके कहां के बीच होगा, 90। 0 हो सकता है क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे में पॉजिटिव वर्क आएगा आपके पास। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है और मैं इसे यूं खींच रहा हूँ थीटा डिग्री में, तो ऐसे पॉजिटिव वर्क आएगा। तो थीटा जब 0 से 90 के बीच में होगा, या ये कह लो कि यदि थीटा 0 हो गया तो मतलब क्या होगा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर होगा। यदि F बराबर 0 हो गया तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे में वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, cos 0 होता है 1, तो W बराबर F इंटू एस, सिंपल। ठीक, अच्छा दूसरा वर्क कौन सा आता है, दूसरा वर्क आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है इसके अंदर, नेगेटिव वर्क का मतलब है कि जब थीटा 90 से लेके कहां तक हो, 180 तक हो, 180 हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम टाइम 180 ही होगा, क्योंकि आप सोचिए ऐसा नहीं होगा कि आप बॉडी को इधर लगाएं फोर्स और बॉडी इधर जाए, ऐसे में वर्क नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ऐसे में ही थीटा बड़ा है रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सोचे ऐसा है कि आप इधर खींचो इधर जाए, नहीं। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, थीटा 180। तो यदि थीटा 180 हो गया तो ऐसे में क्या होगा, W बराबर cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, तो W का फॉर्मूला क्या आएगा, -FS। और थीटा 180 कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल। एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसे आप बॉडी खींचो इधर, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, तो फ्रिक्शन हो गया इस तरफ और बॉडी जा रही है इस तरफ, तो ऐसे में थीटा क्या होगा, 180 होगा। दोनों एक दूसरे कैसे अपोजिट है। तो ये है दूसरा एग्जांपल नेगेटिव वर्क का। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास, दो टाइप हम पढ़ चुके हैं वर्क के, नेक्स्ट आता है वर्क का तीसरा टाइप। कौन सा टाइप, जीरो वर्क। अब जीरो वर्क कब हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, या फिर थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। दोनों में से एक चीज हो जाए, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, थीटा 90। जैसे मान लो मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूँ, दीवार डिस्प्लेस नहीं, तो थीटा कितना हो गया, 90। थीटा 90 हो गया तो वर्क कैसा हो गया, जीरो, ठीक है। सॉरी, थीटा 90 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, दीवार बिल्कुल भी नहीं खिसकी, तो ऐसे में दीवार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, तो इसलिए वर्क भी कितना हो गया, जीरो। अच्छा थीटा 90 एग्जांपल, जैसे मान लो मैं इस ब्लॉक को यहां से यूं लेके जा रहा हूं, है ना, 10 मीटर लेके गया सपोज करो, तो ऐसे में mg किस तरफ काम कर रहा है, नीचे, धरती माता। अब डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, तो ऐसे में वर्क डन कितना हुआ, जीरो। ऐसे ही एक और एग्जांपल, मैं अपने सर पे कोई बुक ले उठा के ले जाऊं आगे तक, बुक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो मेरे साइड में, सब मेरे सर पे थे, अभी मेरे सर पे ही, तो जीरो हुआ, तो इसलिए बुक के लिए वर्क कितना हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। ये मतलब होता है। तो यहाँ पे देखो mg और ये डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल पर है, इसलिए वर्क कितना है, जीरो है। चलिए, तो ये आ गया जीरो वर्क का एग्जांपल। अच्छा एक चीज और, थीटा 90 होने मतलब कि F परपेंडिकुलर क्या हो जाए, S, लेकिन आपको कई बार ऐसा ही मिल जाएगा, F परपेंडिकुलर V, V मतलब वेलोसिटी, ठीक है, V मतलब वेलोसिटी। जब कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे में वर्क कितना होगा, जीरो होगा। एग्जांपल की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स, जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स के आप एग्जांपल पढ़ोगे वहां सब जगह फोर्स जीरो है। जैसे सन पृथ्वी को घुमा रहा है, कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशन फोर्स से, वहां ग्रेविटेशन फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे में वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। फिर से देखो, ये सन है ना, अर्थ इस तरह खींच रही है, ठीक, और यूं घूम रही है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो ये मतलब है इसके अंदर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नेक्स्ट क्या आता है इसी के अंदर, नेक्स्ट आता है आपके पास कुछ छोटे मोटे एग्जांपल की अपनी चर्चा करते हैं। एग्जांपल जैसे क्या, एक तो अपने पहले कर ही चुके हैं, F बराबर 3x वाला। एक देखो क्या, कि एक फोर्स है F बराबर 2y कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, डिस्प्लेस अ बॉडी, एक बॉडी को डिस्प्लेस करता है, कहां से कहां, 134 से लेकर 236 तक, 134 से 236 तक।
कह रहा है फाइंड द वर्क डन, वर्क डन आपको निकालना है। तो देखो बेटा, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका ये माइनस ये, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप। x2 कितना है 6 माइनस 4 इंटू आई कैप, सॉरी x2 कितना है 2, x1 कितना है 1 इंटू आई कैप, प्लस y2 कितना है 3 माइनस 2 इंटू जे कैप, प्लस z2 कितना है 6, z1 कितना है 4 इंटू के कैप, है ना। ये x, ये y, ये z, ठीक है। तो y का हम थोड़ा सा गलत लिख लें, तो y का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, 6 माइनस 4, कितना आ गया आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला था F डॉट एस, F कितना है 2i प्लस 3j, और S कितना है i प्लस 2k। जब भी डॉट करना होता तो हम क्या करते हैं, i वाला i से, j वाला j से, i वाला i से, j वाला j से, तो इसमें i वाला i से होगा, कितना आएगा 2, प्लस j से नहीं होगा, k से नहीं होगा, ये j वाला i से नहीं होगा, आगे k से, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 जूल। ठीक है, तो ये है वर्क के ऊपर एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास इसी के अंदर ही, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम किसकी, वर्क के बेस पर। ठीक है, वर्क के बेस पर टाइप ऑफ फोर्स निकालना, टाइप ऑफ फोर्स ऑन बेस ऑफ वर्क, वर्क के बिहाफ पे फोर्स निकालना, किस किस तरह के फोर्स होते हैं। एग्जांपल की बात करें, जैसे एक वर्ड आता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, द फोर्स बाय विच द वर्क डन, जिनके द्वारा द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जांपल की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, मैं सी लिख रहा हूं सी शॉर्ट में, मैग्नेटिक वाला कूलम्ब फोर्स, इलास्टिक एनर्जी या इलास्टिक फोर्स ईएल, इलास्टिक फोर्स। ठीक है, ये सब याद के लिए बोले तो जहां जहां आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वहां वहां आप कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड, potential energy is only defined for conservative force। ठीक है, जहां जहां आप पोटेंशियल, अभी आपको याद होगा कहां कहां पढ़ी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी है, यहाँ पढ़ी है, इलास्टिक में पढ़ी है, तीनों चार जगह पढ़ी है, स्प्रिंग में भी पढ़ी है। तो स्प्रिंग फोर्स भी एक कैसा फोर्स है आपके पास, कंजर्वेटिव। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो ये एक पत्थर है ना, एक पत्थर को मैंने h ऊंचाई से यहां से गिराया, तो ऐसे में mg ने वर्क कितना करा, mg किस तरफ काम कर रहा है, नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की ओर, इनिशियल से फाइनल। तो mg ने वर्क कितना करा, दोनों सेम डायरेक्शन में, mg भी इधर, h भी इधर, mgh। अब आप इसे इधर से ले आओ पत्थर को, है ना, फिर यहां ले जाओ, यहां से यहां भी कितना और करना पड़ेगा, mgh। इवन यदि आप इसको ऐसा रखोगे, कैसे, ऐसा यहां से फेंकोगे और फिर यूं आ रहा है लुढ़क के इस तरह, तो भी वर्क कितना होगा mgh।
तो डिपेंड किस पे कर रहा है, कहां से रखा और कहां पे फेंका। तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इसके ऊपर एग्जांपल क्या है कि जैसे बोला गया एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक में लाया, तो एक बार तो सीधा ले आया, मुझे वर्क करना पड़ा W1। एक बार मैं घुमा के इस तरह से ले आया, वर्क करना पड़ा मुझे W2। एक बार मैं घुमा के इधर ले आया, मुझे वर्क करना पड़ा W3। तो ऐसे में W1 बराबर W2 बराबर W3 होगा। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है। और एक बात, वर्क डन इन ए क्लोज लूप, वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0। ये क्या मतलब है, ये इसके लिए कही गई है लाइन कंजर्वेटिवली। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि सपोज करो आप यहां से चले, यहां से यहां गए, तो वर्क करना पड़ा W1। ठीक है, यहां से चले और यहां से यहां गए, वर्क कितना करना पड़ा W1। फिर आप यहां से यहां आए वापिस से W2। अब सोचो आप A से चले और A भी वापिस आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम। तो वर्क कितना हो गया 0। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, W1 प्लस W2 बराबर क्या आ गया 0। तो ये है हमारे कंजर्वेटिव फोर्स। इस बार नेवी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो आप ये याद रखें, जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी वहां वहां कंजर्वेटिव फोर्स है। अब दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें अंतर है, क्या कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। एग्जांपल, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क डन डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। मतलब जैसे मान लो आप यहां से यहां चले हो, तो डिपेंड करता है आप कितना चले हो, ये फ्रिक्शन में डिपेंड करेगा। तो ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और नेवी के अंदर जब आया था सितंबर के अंदर, इसी 2019 के अंदर, उसमें ही था 3 एग्जांपल के साथ एक फ्रिक्शन दे रखा था और पूछा था कौन सा फोर्स नहीं है, तो उसका आंसर था फ्रिक्शन। ये नेवी 2019 में आया हुआ सितंबर के अंदर क्वेश्चन है, तो याद रखें इसको। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने सिर्फ वर्क के बारे में बात की थी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एनर्जी और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम पावर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।